तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये यूजीसी नेट समाज कार्य पर आधारित है। यूजीसी नेट सोशल वर्क का एग्ज़ाम 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में बताया गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये 22 अगस्त 2024 का पेपर है। अभी लास्ट टाइम में जो ये पेपर हुआ था यूजीसी नेट सोशल वर्क का, उसी क्वेश्चन पेपर पर हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नलिखित में से बताना है वह कौन एक कारक है जो कहता है कि संगठित या संगठनिक निर्जित्व, या इसे आप ये कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी हेतु उत्तरदायी नहीं है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन एंट्रोपी होता क्या है। ये संगठनात्मक प्रवेश का अंतिम चरण होता है। संगठनात्मक प्रवेश का अंतिम चरण को ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी कहते हैं। ये नए कर्मचारी का समाजीकरण है, या वानश के शब्दों में पारस्परिक समायोजन की प्रक्रिया मानी जाती है। इसी चरण में संगठन का लक्ष्य नए कर्मचारी को कंपनी में पूरी तरह से एकीकृत करना होता है। संगठन में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नए लक्ष्य नए कर्मचारी को कंपनी में पूरी तरह से एकीकृत करता है, तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी, और उसका कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पे हरासमेंट की बात किया गया है, प्रदर्शन या प्रबंधन विफलता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह कार्य वो चीज़ें होती हैं जहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है अंतिम चरणों को। नए लोगों को संगठनात्मक वातावरण और संस्कृति से मेल कराने के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी कहलाता है। और प्रबंधन विफलता के अंतर्गत ये पार्ट शामिल होता है। यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी के अंतर्गत अगर डिप्रिसिएशन का मतलब होता है हराश या हास्यमान प्रदर्शन, यानी हरासमेंट, या प्रबंधन विफलता या अकुशलता, कार्य की अकुशलता शामिल की गई है। इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं, इसके अंतर्गत अकुशलता विफलता वगैरह शामिल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पक्षपात हो जाना, ठीक है, निष्पक्षता का भाव हो जाना, प्रबंधन विफलता में पार्ट है ये। और ये ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी का उत्तरदायी माना जाता है। प्रश्न ये है कि उत्तरदायी कौन सा नहीं माना जाता है। प्रश्न हमारे सामने ये, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप क्लिक करिएगा ये सही के रूप में। इसमें कई पार्ट आते हैं। इसमें नए विचारों को अपनाने में विफलता होना, आत्मचिंतन और सुरक्षा की अपेक्षा, यानी अगर प्रबंधन अपने प्रदर्शन पर ध्यान ना दे तो विकास के मौके को गंवा सकता है, विकास के मौके को वो गंवा सकता है। इसलिए आत्मचिंतन और सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है, ये भी पार्ट आता है। उदाहरण प्रस्तुत ना करना, ये भी प्रबंधन विफलता का पार्ट है। अगर प्रबंधक अपनी टीम से अपेक्षित व्यवहारों का उदाहरण ना दे तो उनकी जो विश्वसनीयता होती है वो कम हो जाएगी। नियमों और प्रक्रियाओं में समुचित सेट का अभाव, ये पार्ट माना जाता है, यानी ये भी चीज़ें शामिल होगी। कहने का मतलब ये है, अगर संगठन के पास अपने लक्ष्य और जोखिमों के प्रबंधन की स्पष्ट समझ नहीं होगी तो प्रयास विफल हो जाएगा। यानी परियोजना के लिए अगर योजना ना हो तो बजट से ज़्यादा हो सकता है या पूरा होने में ज़्यादा समय ले सकता है। तो यानी समुचित सेट का अभाव भी एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी का उत्तरदायी माना जाता है। कारोबार कोई उच्च दरें भी दर्शा देता है। उच्च दरों का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कोई क्रिया अगर हो रही है, आपने ज़्यादा ड्यूरेशन रख लिया या आपने ज़्यादा रेट लगा दिया, तो उस प्रक्रिया में भी ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी का पार्ट होता है। लेकिन प्रभावी कार्मिकों नीतियाँ की बात करता है, ये तो देखो पॉजिटिव शब्द है ना, ये पॉजिटिव शब्द है।
और इन दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं तो यह उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। केवल और केवल विकल्प तीसरा सही होगा इस सवाल का। इस सवाल का विकल्प केवल तीसरा सही होगा। तो प्रबंधन विफलता के कई कारणों से चीज़ें बेसिकली अलग अलग होती हैं, जहां एक ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी शब्द रिप्रेजेंट होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है ये अंतिम चरण में नए कर्मचारी का जो समाजीकरण होता है उस दौरान ये चीज़ें देखने को मिलती है हम लोगों को। ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रवेश रणनीतियां या संगठनात्मक संरचनाओं के लिए उत्तरदायी के अंतर्गत सीमाएं हो गई या उत्तरदायी के रूप में कमियां हो गई, वो चीज़ें दर्शाई जाती हैं। हालांकि इस प्रश्न का जवाब अगर जो होगा वो तीसरा विकल्प आपका सही होगा। ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी शब्द है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है। ये संगठन के प्रकार दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। साथ ही साथ उसी के अंतर्गत एक और पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल एंट्रोपी, ये भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल, पर्सन इन सिचुएशन पद निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी बच्चों को पता भी होगा, मैं क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूँ सोशल वर्क में। अच्छा, कहा कि इस पद को अगर किसी ने प्रतिपादित किया है, पर्सन इन अगर हम बात करते हैं सिचुएशन को लेकर, तो आपने कहा कि फ्लोरेंस होलिश महोदय ने किया है। बिल्कुल आपका ये विकल्प सही जाएगा, और विकल्प नंबर अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड विकल्प आपका करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि भावनात्मक स्थिति का एक मॉडल था, अल्बर्ट के द्वारा दिया गया था और जेम्स रशेल के द्वारा दिया गया था, जहां भावनात्मक स्थितियों का वर्णन होता था। लेकिन वो भावनात्मक स्थितियां पर्सन के अंतर्गत आती है। वहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला पहला विद्वान जो बना वो गाल्टन अल्पोर्ट महोदय बने, जहां प्रारंभिक कार्य को व्यक्तित्व के आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया था या उनके विभिन्न लक्षणों के बारे में बताया था। ठीक उसी प्रकार से पर्सन इन सिचुएशन यानी कंडीशन, यानी आप ये कह लीजिए कि स्थिति में व्यक्ति मतलब इसे प्रॉब्लम की स्थिति में हो सकता है, ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि सक्षम की स्थिति में हो सकता है, सफलता की स्थिति में हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर पर्सन है तो उसका यह स्टडी करना अत्यंत आवश्यक हो, चाहे अगर वो प्रॉब्लम में तो भी स्टडी करो, और यदि वो सफलता के कैटेगरीज में आता है तो भी उसका आप स्टडी करो। तो इन दोनों क्रियाओं को बताने में अगर किसी का रोल रहा है तो वो फ्लोरेंस होलिश महोदय का रोल रहा है, जो कि विकल्प नंबर आपका सेकंड में दिया गया है। मनोसामाजिक केसवर्क का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने सोशल केसवर्क में प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं अपने द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स इनके आते हैं, इनके प्रारूप भी देखे गए हैं फ्लोरेंस होलिस के, ठीक है। परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया है इन्होंने, मनोसामाजिक केसवर्क का सिद्धांत दिया है इन्होंने, और केंद्रीय विचारों की उत्पत्ति में भी अपना एक अहम रोल अदा किया है इन्होंने, फ्लोरेंस होलिस महोदय ने, ठीक है। अनेक क्रियाएं जो है बेसिकली फ्लोरेंस होलिस के द्वारा दिया गया है, फ्लोरेंस होलिस के द्वारा दिया गया है। सही विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा इस सवाल में। कूले ने प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के नाम में आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, वहाँ नाम मिलता है। मैरी रिचमंड की सोशल केसवर्क के जनक कहे गए हैं, यहाँ तक कि सोशल एक्शन में भी अपना एक अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। मैरी रिचमंड की 3 पुस्तकें रही हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है बच्चों को पता होगी, फ्लोरेंस होलिस की 3 किताबें। एक तो बड़ी फेमस रही है सोशल डायग्नोसिस, सन 1917 में आई थी, और उसके बाद एक आया था फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क 1922 में, जो कि बहुत फेमस मानी गई, वो भी किताबें मैरी रिचमंड की। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मैरी रिचमंड महोदय जो है व्हाट इज सोशल केस वर्क के बारे में जिक्र किया था, ये भी किताबें इन्हीं की मानी गई है। फ्रेंडली विजिटिंग करके बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब रही है ये, फ्रेंडली विजिटिंग करके, और इस किताब में अमंग द पुअर अ हैंड बुक फ्रॉम चैरिटी वर्कर्स के नाम से ये किताब दिया था सन 1899 में। तो पेपर में सवाल पूछता है कि भाई निम्न में बताइए कौन सा किताब नहीं है मैरी रिचमंड की, तो वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं ये, और सोशल वर्क में केस वर्क की जनक के रूप में ये जानी जाती हैं, एक महिला हैं ये, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैरी एलन रिचमंड इनका पूरा नाम है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक नाम आता है एच बर्टलेट का नाम, है ना। सोशल केस वर्क में इनका भी रोल हम लोगों ने देखा है और इम्पोर्टेंट रहा है इनका सोशल केस वर्क के अंतर्गत, बर्टलेट महोदय के बारे में। ठीक है, मैं अगर आपसे बात करता हूं तो इनका जो रोल रहा था समाज कार्य में, कई कर्तव्य को बताए, क्लाइंट के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने पर, बाल सुरक्षा सेवा प्रदान करने पर, जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा और कल्याण जैसे सुनिश्चित और दुर्व्यवहार की अपेक्षाओं के शिकार लोगों की सहायता में एक अहम रोल अदा किया है एच बर्टलेट महोदय ने। हालांकि इस प्रश्न का सही विकल्प जो जाएगा वो विकल्प आपका सेकंड वाला सही माना जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, यहाँ ये सवाल दिया गया है पिरामिड के माध्यम से आपको बताना। इससे सवाल जो है, मैंने आप लोगों को अब्राहम फ्लैक्सनर के बारे में, अब्राहम मैस्लो के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मानवीय आवश्यकताओं की पिरामिड के तल से शीर्षक की तरफ हमें बढ़ना है और हमें क्रम लगाना है। ये 5 इनके महत्वपूर्ण बेसिकली अवस्था मानी जाती हैं और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा। सर ऑप्शन डी। आपने कहा कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, तो एक बार मैच करते हैं। सबसे पहले ई आता है शारीरिक, जिसको मनोदैहिक अवस्था आप लोग कहते हो। इस पिरामिड में मनोदैहिक अवस्था इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। और दूसरा इनके द्वारा जो बताया गया है वो प्रेम और संबंध बताया गया है। तीसरा सुरक्षा की बात बताई गई है। सॉरी यार, यहाँ पे सी ऑप्शन हो रहा है। दूसरा सुरक्षा होगा। एक मिनट, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो पहला शारीरिक अवस्था यानी ई विकल्प आपका जाएगा, दूसरा ही आएगा होगा। बी। फिर उसके बाद जो तीसरा रिप्रेजेंट करेगा वो आपका डी रिप्रेजेंट करेगा, प्रेम और स्नेह या संबंध की क्रिया। और उसके बाद आत्म आपका सम्मान दर्शाएगा और उसके बाद आपका आत्म सिद्धि दर्शाएगी। तो ये विकल्प होगा। तो ई बनेगा, फिर बी बनेगा, डी बनेगा, ए बनेगा, फिर सी बनेगा। ये विकल्प देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, यानी विकल्प जो 4 है ये विकल्प आपका सही चला जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है मानवीय आवश्यकताओं के बारे में। 5 स्तरों में डिवाइड किया, कहा कि इन स्तरों पर भोजन, पानी, कपड़े, आश्रय और नींद जैसी शारीरिक जरूरतें सबसे पहले आती है। और इन्हीं शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद लोग मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते, संयम, दीर्घकालीन आवास, रोजगार जैसी ज़्यादा जटिल ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। फिर मानवीय मूल्यों के बारे में बात करते हैं तो ईमानदारी, प्रेम, वफादारी, शांति, सच्चाई जैसे मूल्य मनुष्य और समाज की जो जरूरी इच्छाएं हैं उसको दर्शाई गई हैं। भारतीय दार्शनिक, शिक्षाविद या परोपकारी सत्य या साईं बाबा के 5 मानवीय मूल्यों की परिकल्पना जो की गई है, जैसे प्रेम, सत्य, सही कार्य, शांति, अहिंसा जैसे शब्द, वो रिप्रेजेंट किया जाता है आत्म सिद्धि जैसे शब्दों को। तो ये 5 मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, विकल्प आपका 4 वाला सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से समाज कार्य उपागम पूछा गया है। यहाँ पर उपागम को उनके उद्भव के अनुक्रम में हम लोगों को क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहा है हम सबके लिए। आप आसानी से इस सवाल का जवाब भी मुझे बता सकते हैं। यदि मैं इस सवाल की बात करता हूं तो ये कहता है अरेंज द फॉलोइंग सोशल वर्क अप्रोचेस इन सीक्वेंस इन देयर इवैल्यूएशन के आधार पे। जैसे राइट बेस्ड की बात कर रहा हूं अगर मैं आप लोगों से, या फिर डेवलपमेंट, परोपकारी, कल्याण या सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण सबसे लास्ट में रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो सशक्तिकरण के बाद राइट अधिकार आता है, यानी आपके कौन कौन से अधिकार बनते हैं। तो ई और ए जिस विकल्प में शुरुआत लास्ट मैच करेंगे वो विकल्प आपका सही जाएगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि पहले नंबर पर आपका परोपकारी यानी चैरिटी आएगा, और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका वेलफेयर यानी कल्याण आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट आएगा। फिर आप बात करते हैं तो एम्पावरमेंट आएगा, और फिर उसके बाद राइट बेस्ड राइट आएगा। तो यानी अधिकार यानी सत्ता पर आधारित। तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं पक्का बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट का जनवरी 2025 में ये सवाल 100% आएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई किया गया है अधिकार आधारित, ये मॉडिफाई किया गया है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। हर साल एक बार ये सवाल आता है, ठीक है। पहले 4 ही विकल्प आते थे, अब इस बार 4 बढ़ा दिया है, अधिकार आधारित भी बढ़ा दिया है इसमें, ठीक है। ये कई बार रिपीट है, पहली बार रिपीट नहीं है, कई बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। सांगठनिक द्वंद्व के निम्न चरणों को एल आर पोंडी, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे एल आर पोंडी 1967 के द्वारा जो है प्रस्तावित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इन्होंने जो सवाल दिए हैं संगठन द्वंद्व के लिए हैं। अगर इनकी बात अगर हम करते हैं एल आर पोंडी के बारे में, जिन्होंने बेसिकली सीक्वेंस दिया था ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के, और इनके स्टेप की बात अगर हम लोग करते हैं तो कुछ इन्होंने जो स्टेप दिए हैं वो स्टेप को आप लोगों को याद रखना है। देखिएगा, खासकर अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो एक मॉडल है ये, द 5 स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन एल आर पोंडीज 1967 मॉडल। ये मॉडल बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया गया है, तो प्लीज़ एक बार बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। एक का नाम है इनके द्वारा जो दिया गया है, मैं यहाँ पे नोट करूँगा, ठीक है, 5 स्टेजेस, ठीक है, पोंडीज मॉडल। नंबर 1 आता है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 2 पे आता है परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3 पे आता है फेल्ट। देखो पेपर में खूब आता है, महसूस करने की आवश्यकता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करता है, कैसे भी मैं बताऊंगा आपको। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट और मैनिफेस्ट। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेंट और मैनिफेस्ट अवधारणा, तो ये अवधारणाएं संघर्ष में आर.के. मर्टन की है। सिराज क्लास में हो। और एक आता है लास्ट, जी सर है सर। तो एक आता है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ, ठीक है। ये बेसिकली 5 ऐसे मॉडल्स हाईलाइट किए गए थे, एज अ डायनेमिक प्रोसेस बताए गए थे। ये डायनेमिक प्रोसेस है और याद रखने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सामने। संगठनात्मक संघर्ष के चरण में 1967 में प्रोफेसर लुई पेंडी महोदय ने इन क्रियाओं को रिप्रेजेंट किया था। लुईस आर पोंडी ने संगठनात्मक संघर्ष के विभिन्न चरणों की रूपरेखा तैयार किया। तो जो ये अव्यक्त अवस्था है, अव्यक्त मतलब लेटेंट, अव्यक्त अवस्था विशेषता संघर्ष की संभावनाओं को दर्शाती है। और इन क्रियाओं के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिभागियों की संसाधनों की मांग इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। उपलब्ध संसाधनों से अधिक जब होता है क्रियाएं, या स्वायत्तता की चाहत, एक पक्ष किसी गतिविधियों पर नियंत्रण चाहता है जिसे दूसरा पक्ष अपना क्षेत्र मानता है, तो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा वहाँ पे। कई इकाइयाँ बेसिकली क्या होता है, इकाई मतलब यूनिट होता है, कई यूनिट लक्ष्यों में विचलन कर लेते हैं। कई लक्ष्य मिल जाएगा, अगर आप 10 ही आप ही अपने आप को रखिए, अगर आपने 10 लक्ष्य रख लोगे तो आपको वहाँ पे आपके अंदर विचलन आ जाएगा, भाई किस पे काम करूँ किस पे काम ना करूँ, आपके अंदर संघर्ष बन जाएगा। तो ये लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट की क्रिया दर्शाती है। दूसरा है परसीव, अनुभूत अवस्था होती है। ये कथित चरणों में एक या अधिक पक्ष वास्तविक संघर्ष के बारे में जानते हैं। ध्यान दें अगर, तो कथित जो चरण हो उसमें अव्यक्त संघर्ष की कोई स्थिति महजूद नहीं हो पाती है। मेरे कहने का आशय इसके अंतर्गत ये होता है
कि संघर्ष का कथित कह लीजिए या कथित कह लीजिए इसे, या अनुभूत कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। कथित चरण काफ़ी समय तक महजूद रह सकता है अगर पार्टियों को छोटे मोटे मतभेदों को सामने लाने की ज़रूरत जब या महसूस पड़ती है, तो उस कंडीशन में छोटे मोटे कोई मतभेद हैं उसको भी बार बार आप प्रेजेंट कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे पौंडी ने कहा कि एक संघर्ष का पार्ट बन सकता है, एक संघर्ष का पार्ट बन सकता है। एक होता है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट या फेल्ट स्टेज, संघर्ष को महसूस किया जाने वाला चरण होता है। ये प्रभावित पक्षों के लिए खेल में आने वाली भावनाओं पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ, दो लोगों को पता है कि कार्यस्थल पर उनके बीच संघर्ष चल रहा है, दो लोगों को पता है कि उन दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। यह तनाव चिंता की भावनाओं में योगदान देने लगता है। फिर ये तो इसी भावनाओं को कहा उसने, किसने, पौंडी ने, कि संघर्ष का व्यक्तिकरण। और संघर्ष का व्यक्तिकरण किसे कहा गया है, संघर्ष का व्यक्तिकरण किसे कहा गया है, तो फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट को कहा गया है या फेल्ट स्टेज को कहा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपका आता है चौथा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट। प्रकट अवस्था में संघर्ष खुले में होता है। इस अवस्था में संघर्ष को परिभाषित करने का एक तरीका यह है कि यह ऐसा व्यवहार है जो दूसरे भागीदार के लक्ष्यों को विफल कर दे। दूसरे शब्दों में मैं अगर आपसे कहूं, तो एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति को रोकता हो। आप किसी व्यक्ति के लिए आप अवरोध का काम कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का कार्य करेगा। और एक कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है परिणाम। किसी संघर्ष प्रकरण के परिणाम का मतलब है कि सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम दो हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सकारात्मक पक्ष पर अगर मैं बात करता हूं, तो एक वास्तविक समाधान में संतुष्टि पक्ष आ सकता है। सकारात्मकता में आप संतुष्ट हो सकते हो, जो एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम होता है। सिंपल बात है, अगर आपके साथ कोई आपका कोऑपरेट कर रहा है तो आप सक्षम रहोगे उसके साथ, है कि नहीं। यह भी संभव है कि किसी घटना के बाद प्रतियोगियों का ध्यान उन अव्यक्त संघर्षों पर केंद्रित हो जाए जिससे उन्होंने पहले कभी ना देखा हो। एक नकारात्मक पक्ष, यह संघर्ष को दबाया जा सकता है, उसका समाधान नहीं किया जाता है। संघर्ष की छिपी हुई स्थितियां और अधिक गंभीरता का रूप ले लेती है। मामला सुलझाना चाहिए तो मामला और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और संघर्षमयी हो जाता है। तो उन प्रक्रियाओं में ये 5 शब्द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप मुझे ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा तो मैं आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा पौंडी महोदय की, ठीक है। इनकेस अगर याद रहेगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो आप सबको देखो 5 अवस्था, यहाँ पे 6 दिया हुआ है लेकिन उसने 5 बताया है। और आप बता भी सकते हो कि सबसे पहले अगर मैंने किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है तो वो था प्रकट। मैंने प्रकट बोला था सबसे पहले, यानी सी ढूंढिए। अच्छा, सी तो सब में है। उसके बाद अगर मैंने किसी के बारे में जिक्र किया था तो मैंने जिक्र किया था एक शब्द अनुभूत शब्द। और अनुभूत शब्द को ही हम लोग किस रूप से जानते हैं, ये भी ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। अनुभूत को हम लोग बोधगम्यता से जानते हैं और इसे ही हम लोग परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, यानी ई, यानी जहां सी और ई दिख जाए उसको लगा दो, यानी थर्ड वाला जा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं, ई बोधगम्यता शब्द है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अगर हमने बी ले लेते, यहाँ पर सी और बी, फिर ई आता है महसूस वाला। महसूस कहाँ पर है, अनुभूत तो होता है महसूस, फीलिंग नहीं, यह आपका
यही जाएगा थर्ड, बी होगा अनुभूत, और आपका फिर ए आएगा प्रकट, प्रकट मतलब प्रकटीकरण यानी ए, और फिर उसके बाद डी आता है परिणाम यानी डी, यहां पर आएगा परिणाम। तो थर्ड सही है, ना कि दूसरा सही है। कौन सा विकल्प सही है आपका बताइए जरा, यहाँ पे 72 का थर्ड विकल्प सही है, थर्ड विकल्प। थर्ड विकल्प ही करेक्ट माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्यक्तियों के विकास कार्यक्रमों या परियोजनाओं में प्रतिभागिता को निम्न में समझा जा सकता है। अब ये सवाल आपके विचार पर आधारित है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो कि व्यक्तियों के विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं में प्रतिभागियों को निम्न तरीके से समझाया जा सकता है। अब इस चीज़ को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो निर्णय लेने की प्रतिभागिता क्या सही होगी? ये पॉइंट, व्यक्तियों के विकास की अगर निर्णय लेने की प्रतिभागिता होगी तो क्रिया तो बहुत सक्षम मानी जाएगी, यानी पहला सही है। लागू करने की प्रतिभागिता भी होनी चाहिए। अनुवीक्षण शब्द मैंने कल भी बताया था और आज भी जिक्र किया था KGMU में कि मूल्यांकन आकलन जैसे शब्द आता है, और देखिए बगल में लिखा भी है, और मूल्यांकन में प्रतिभागिता यानी ये भी शामिल होता है। और फिर उसके बाद विकास के लाभों की हिस्सेदारी की प्रतिभागिता यानी ये भी शामिल है। क्रियान्वयन एजेंसी के, अब देखिए सवाल यहीं गलत हो गया एजेंसी से, कारण यह था कि व्यक्तियों के विकास के संदर्भ में था, यहाँ विकास व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में था। क्रियान्वयन एजेंसी की स्टाफ की भर्ती की प्रतियोगिता की बात नहीं थी। स्टाफ वगैरह क्या रोल है यहाँ पर, एजेंसी वगैरह क्या रोल है, तो इसलिए आपका ई तो हट जाएगा। तो देखिए कहीं पर है ABCD, आपका सेकंड में है, दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। सवाल कार्यक्रम परियोजना में पूछा तो गया प्रतिभागिताओं को लेकर, परंतु विकास के व्यक्तियों के विकास को लेकर पूछा गया, इसलिए सही तो ई वाला भी है। लेकिन ये दृष्टिकोण जब होता संस्था के विकास के परिप्रेक्ष्य में तो ऑप्शन आपका सही जाता ई वाला, तो फिर आपका ई सही होता उसमें, ठीक है, बी आपका सही होता इसमें, तब फिर सारे सही हो जाते, संस्था के रूप में सारे सही हो जाते हैं, क्योंकि संस्था व्यक्ति पर ही काम करेगी ना, तो ये सारे सही हो जाते हैं, ऑल फिर सही होता अगर संस्था के दृष्टिकोण से होता तो। संस्था के दृष्टिकोण से नहीं था, ये व्यक्तियों के विकास के दृष्टिकोण से था, विकल्प दूसरा सही होगा। अगला सवाल, निम्न वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल का मतलब अगर मैंने कहा कि 0 से 5, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, तो देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 0 से यहाँ, तो बेसिकली 10 का। हाँ 10 का करूँगा ना। एक मिनट सुनिए सुनिए, मैंने रैंडम बना दिया, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है, एक मिनट। तो यहाँ देखिए बेसिकली क्या है ना, इसमें जो मैं बना रहा था 0 से 5 बना था यहाँ पे, और 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 बना था, तो इसका मतलब था ये 5 5 का अंतर बना रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यानी वर्ग अंतराल, तो वो आप कह सकते हो 10 का अंतराल था, विकल्प आपका पहला सही गया। इसमें जो सवाल पूछा गया ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से सवाल पूछा गया था, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से सवाल पूछा गया था, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए जो 10 से 20 है, ये 10 को हम लोग बोलते हैं उच्च और इसे हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। तो उच्च सीमा निम्न सीमा ये बेसिकली जानी जाती है, ठीक है, इसका नाम है, एक पहले वाले को उच्च सीमा, दूसरे वाले को निम्न सीमा के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा कि किसी संगठन द्वारा विकास संबंधी क्रियाकलापों में, अब देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकास के संदर्भ में हमें एक्टिविटी पर बात करना है। क्या बात करना है? बात करना है कि सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रिया आरंभ, सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रिया आरंभ करने के निम्न कदम कौन कौन हो सकते हैं, यानी स्टेप कौन कौन हो सकते हैं, और उन्हीं स्टेप को सुव्यवस्थित ढंग से आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। अब देखिए कार्य कोई भी हो, हम समस्या की पहचान करते हैं, समस्या की चयन करते हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं, ऐसे शब्द सबसे पहले लिए जाते हैं उनके नाम। और यदि मैं क्वेश्चन नंबर 75 में जिक्र करूं
तो पॉइंट नंबर अगर आप बात करें, देखिए कहीं यहाँ पे समस्या का चयन, परिभाषा इत्यादि से शब्द नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक शब्द आपको जी प्रेजेंट जो 75 में किया गया है वो एक निदान समुदाय। कारण क्यों मैंने समुदाय के लिए जानने के बारे में बात किया, क्योंकि किसी संगठन के द्वारा बात हो रही है और संगठन कम्युनिटी को ही रिलेट कराता है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रिया का आरंभ पूछा गया था। तो समुदाय का पार्टिसिपेट अगर आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले समुदाय को आपको जानना पड़ेगा। यस या नो? पहले बताओ, अगर समुदाय यस सर। को बढ़ाओगे तो सबसे पहले हमें समुदाय के बारे में जानना होगा। मैंने कहा कि भाई आपको उस कम्युनिटी के लोग जो है ना बड़े पिछड़े हैं, आपको करना क्या है, उस कम्युनिटी को जागरूक करना है। मैंने आपको ऐसे बोल के इंडिकेट कर दिया। आप दूसरे दिन उस कम्युनिटी में गए तो सबसे पहले कार्यक्रम का क्रियान्वयन तो करोगे नहीं, परिणाम तो तुरंत घोषित करोगे नहीं, तुरंत निगरानी करोगे नहीं, तुरंत उद्देश्य बना नहीं लोगे। सबसे पहले तो आपको उस समुदाय को तो वहाँ पे जानना ही पड़ेगा कि समुदाय में बेसिकली जो ने सर बात बताया है क्या वो बात सही है या नहीं सही है। तो उसके लिए पहले समुदाय को जानना पड़ेगा, यानी सी वाले ऑप्शन को ढूंढिए। तो पहला दूसरा आपका एलिमिनेंट हो जाता है, बचा आपके पास तीसरा और चौथा विकल्प। ठीक है, जब आप समुदाय को जान लेते हो तो उसके बाद आप क्या करना उचित समझोगे, उसके बाद परिणाम को समुदाय के साथ साझा करोगे। परिणाम के साथ साझा करोगे, आपका विकल्प एक ए में आ रहा है, और ई वाले में देखिएगा मिशन या उद्देश्य की स्थापना करना होगा। ये आप यहाँ पर देखिएगा सी और डी में कभी कभी प्रश्न ना ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं, और खासकर जब यूजीसी नेट का पेपर हो तो खासकर, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर विकल्प ई को लेता हूँ तो उद्देश्य, समुदाय को आपने जान लिया, मिशन और उद्देश्य की स्थापना किया। ठीक है, मिशन और उद्देश्य की स्थापना किया, यह आपका ई बताता है। और परिणाम को समुदाय के साथ साझा करना, मतलब अब आप सोचिए कि मैं जब जानूंगा तो मैं उनको ना कुछ चीज़ें बताऊंगा उस प्रॉब्लम के बारे में। मैंने उद्देश्य की तुरंत स्थापना नहीं करूंगा, उद्देश्य स्थापित करने से पहले हमें जो चीज़ें, जैसे नहीं हम कहते नहीं है बात बात में, जब कोई भी कार्य रैंडम किसी का इंटरव्यू भी लेते हैं तो उस समय कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो हम तुरंत वहाँ पे एक्शन भी ले लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और कम्युनिटी के साथ ऐसा होता ही है, काम करने का तरीका कम्युनिटी के साथ ऐसे ही होता है। इन केस अगर मान लो कोई कम्युनिटी में गए 15-20 लोग हैं और आप उनसे बात कर रहे हो समुदाय के बारे में, उसने कहा भैया कोविड-19 के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं, तो आपने कह दिया वहाँ पे बिना बिना कोई लक्ष्य रखे आपने बोल दिया कोई बात नहीं, आप समुदाय कम्युनिटी में ना आप लोग जो है 2 गज की दूरी बना के रखो, और जो आजकल वायरस फैल रहे हैं इस पर बेसिकली क्या करें, इस पर बचाव वगैरह करें, ऐसे आप रैंडम बोल सकते हो, ऐसे बोला जाता है। और इसी बोलने वाली क्रियाओं को कहा जाता है परिणामों के समुदाय के साथ साझा करना। अब रिजल्ट आप तुरंत साझा, अभी आप क्रियान्वयन नहीं कर रहे हो, या आप साझा कर रहे हो बातों के बीच बीच में, और ये पार्ट आता है, यानी आपका ए सही होगा, ना कि यहाँ पे ई सही जाएगा आपका यहाँ पे 4 भी एलिमिनेंट हो जाएगा। और उसके बाद आपका टारगेट बनेगा उद्देश्यों की स्थापना करना, और देन आप यहाँ पर बनाओगे कार्यक्रम का क्रियान्वयन। और जब कार्यक्रम क्रियान्वयन का मतलब था कार्यक्रम जो बना लिया आपने, अब उस पर कार्य करोगे, और फिर बीच बीच में निगरानी और उसकी प्रतिपुष्टि। और प्रतिपुष्टि एक ऐसा शब्द है, मूल्यांकन एक ऐसा शब्द है, समाप्ति एक ऐसा शब्द है, आकलन एक ऐसा शब्द है, अनुवीक्षण एक ऐसा शब्द है जो अंतिम में आता है, जो क्रिया के अंतिम में आता है, वो चाहे केस वर्क हो, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो। तो विकल्प आपका तीसरा सही जाएगा यहाँ पर 3rd वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। तो ये कॉमन सेंस के आधार पे भी सवालें हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई किताब किसी विद्वान के द्वारा बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस के आधार पे बना दिया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ सवाल है समाज कार्य के बारे में परिप्रणाली उपागम, ये सवाल आपके सामने प्रकट हुआ है। अच्छा सवाल ये भी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो समाज कार्य के बारे में कहा गया कि बताइए कि परिप्रणाली उपागम में कौन कौन से शामिल है, यानी द इकोसिस्टम। परि का मतलब क्या होता है, पारी का मतलब इको होता है, इको सिस्टम अप्रोच। प्रणाली का मतलब क्या होता है, सिस्टम। उपागम का मतलब क्या होता है, अप्रोच। ठीक है, अब ये सवाल कहा
कि आप बताओ कौन कौन सी चीज़ें शामिल करोगे। यहाँ देखो ना, ना केस वर्क है, ना ही आपका ग्रुप वर्क है, ना ही आपका कम्युनिटी वर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब इन तीनों का नाम नहीं लिया गया है, केवल टोटल समाज कार्य का नाम लिया गया है टोटल तरीके से, तो आपको ना तीनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी प्रश्न में। कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर बात नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर समूह पर बात नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर ग्रुप पर बात नहीं होगा, कम्युनिटी पर, तो ये सभी पर बात होने वाला है। चलिए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट, व्यक्ति एवं उनके परिवारों के बीच बहु प्रणाली समव्यवहार। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इको सिस्टम अप्रोच होता क्या है, तभी आप बता पाओगे। मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा इकोसिस्टम अप्रोच के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इकोसिस्टम अप्रोच यानी पारिस्थितिकीय तंत्र दृष्टिकोण, शुद्ध हिंदी में पारिस्थितिकीय तंत्र दृष्टिकोण कहा जाता है। यानी भूमि, जल, जीवित संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिए कोई अगर आप रणनीति बनाते हो तो उन दृष्टिकोणों को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम अप्रोच। इकोसिस्टम अप्रोच में ना पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब इसका मतलब है कि ये वातावरण जरूर मैच करता है, पर्यावरण जरूर इसका नाम रिलेट होता है इकोसिस्टम प्रणाली में। बात ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए, ये मानता है कि मनुष्य न अपनी सांस्कृतिक विविधता के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र का एक अभिन्न अंग भी मानता है, और ये बात सही है। मनुष्य पर्यावरण का एक अंग है, उससे जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से समाज को बचाने के लिए बहुउद्देशीय संसाधनों पर बल भी देता है ये इकोसिस्टम अप्रोच। साथ ही साथ इकोसिस्टम अप्रोच और गतिशीलता के बारे में उपलब्ध जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो आधार पर मानवीय गतिविधियों का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, जैसे मैं आपको कहूँ अंतर्राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति, कानूनी ढांचे, अन्य जो भी दृष्टिकोण है वो अनुकूलित करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, क्या इकोसिस्टम अप्रोच जब कहता है कि पूरा पर्यावरण पर बात करो या पूरे मानवीय संबंधों पर बात करो, तो क्या पहला पॉइंट आप शामिल नहीं करोगे, व्यक्ति और उनके परिवारों के बीच बहु एवं जटिल समव्यवहार, चाहे वो क्रियाएं एक से अधिक हो, चाहे वो क्रियाएं बहु के रूप चाहे वो क्रियाएं जटिल के रूप में हो, उन सभी की समस्या का समाधान में या उनके मैनेजमेंट में एक अहम रोल अदा करता है परिप्रणाली उपागम, जिसको आप बोलते हो इकोसिस्टम अप्रोच, समाज कार्य के अंतर्गत। तो ये पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट आपके सामने कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि लोगों द्वारा बदलते वातावरण का सामना करना, क्या ये समाज कार्य के बारे में इकोसिस्टम अप्रोच में ये बातें शामिल होनी चाहिए, यस या नो? जी सर। यस सर। शामिल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है अपने आसपास के परिवेश से निपटने के लिए लोगों की क्षमताओं में परिवर्तन करना चाहिए, यस या नो? यस सर। अब पॉइंट नंबर डी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि क्लाइंटों द्वारा परिवार को सम्मिलित किए बिना भागीदारी करिए। ये बताइए, गलत है सर, गलत है आप सर। किसी को पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो कैसे वो इकोसिस्टम अप्रोच बन जाएगा? फिर तो वो इकोसिस्टम अप्रोच ही नहीं है, फिर तो वो कुछ नहीं है, फिर तो वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए डी को एलिमिनेट कर दीजिए। फिर कहता है ए कि व्यक्तियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं और समस्याओं या शक्तियों के बारे में बात करिए, वो इकोसिस्टम अप्रोच है, यानी करेक्ट है। तो ए बी सी ई को ढूंढिए, ए बी सी ई को ढूंढिए किसी ऑप्शन में। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। थर्ड में है, बिल्कुल सही बात, तीसरा विकल्प सही है आपका। प्रश्न को ऐसे पढ़े कि प्रश्न आ जाए, मतलब तरीका यह है कि जब आप प्रश्नों के बारे में मीनिंग जानेंगे ना, तब प्रश्न आपको आसान लगेंगे। चलिए अभी आगे देखिए अगला सवाल, और इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। उत्पीड़ित या उत्पीड़न जैसे शब्द आप सभी लोगों को पता है, आप अगर मेडिकल सोशल वर्कर हैं तो आपको ये शब्द मालूम होना चाहिए। उत्पीड़न के 5 चेहरों को आयरिस मेरियन यंग द्वारा, समझिएगा ये नाम है, इसके द्वारा सुझाए गए क्रमानुसार मंद से तीव्रता व्यवस्थित करिए। मंद का मतलब होता है धीमा और तीव्रता का मतलब होता है तेज, यानी कमी से लेकर जो है लाभ तक जाइए, तो यानी पीछे से आगे की ओर बढ़िए। कई मीनिंग इसका निकाल सकते हो आप लोग।
मंद से तीव्रता की ओर जाना है। सवाल कहता है कि अरेंज द 5 फेसेस ऑफ ऑपरेशंस इन द ऑर्डर सजेस्ट बाय द आयरिस मैरियन यंग फ्रॉम मिड टू इंटेंसेस। देखिए, ये एक ऐसा पर्सन है जिसने रिप्रेजेंट किया था, एक प्रकार से अगर हम बात करें, उत्पीड़न जैसे शब्दों को। ये आयरिस मैरियन यंग एक महिला रही हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्टिस्ट के नाम से जाने जाती हैं ये, और इन्होंने कुछ ऐसे 5 शब्द दिए हैं जो बड़े ही फेमस रहे हैं। 5 शब्द इनके बड़े फेमस हैं। 5 शब्द इस सवाल के माध्यम से आप इसको लिख भी सकते हो, है ना। ठीक है, मैं अब एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे नोट भी करवा देता हूँ। ये आपको मिलेगा 5 प्रकार के उत्पीड़न या उदाहरण, बेसिकली आयरिस मैरियन के उत्पीड़न के 5 चेहरे। एक आपका आता है इसमें हिंसा, दूसरा आता है शोषण, तीसरा आता है जो है आपका हशिये। हशिये क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। और एक शब्द आता है शक्तिहीन, एक शब्द आता है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, है ना, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। ये 5 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनके हालांकि परीक्षा में क्रम अगर पूछ लेता है तो आपको किस तरीके से क्रम को लगाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इन शब्दों में सबसे पहले जो शब्द रिप्रेजेंट किया गया था, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो उसको प्रस्तुत किया गया था शोषण से। किससे प्रयोग किया गया था? शोषण से, यानी डी। शोषण का मतलब क्या था, सुनिएगा मेरी बात को। शोषण का मतलब यह था कि लोगों के श्रम का उचित मुआवजा दिए बिना लाभ के लिए उपयोग करना। लोगों के श्रम का उचित मुआवजा दिए बिना लाभ के लिए उपयोग करना, वो शोषण का पार्ट था। वो शोषण का पार्ट था। एक शब्द आता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो वो आता है सीमांतीकरण। सीमांतीकरण का मतलब होता है हाशिए, यानी इसकी इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसका इंग्लिश बनता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन इसका मीनिंग बनता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्फाइनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अ लोअर सोशल स्टैंडिंग। कहने का आशय मेरा ये है आप लोगों से कि लोगों के एक समूह को निम्न सामाजिक स्थिति तक सीमित कर दो, वो सीमांतीकरण है। वो सीमांतीकरण है, यानी आपका बी विकल्प, यहाँ बी वाला जो पॉइंट जा रहा है ये आपका सही जा रहा है। तो पहले में आया है डी, दूसरे में आया है बी। तीसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से तो वो आता है शक्तिहीनता, यानी कुछ लोगों को शासक वर्ग के अधीन कर देना। कुछ लोगों को शासक वर्ग के अधीन कर देना शक्तिहीनता कहलाता है, यानी आपका ए पॉइंट आपका सही चला जाएगा। और फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। इसका मतलब है कि शासक वर्ग संस्कृति को अपनाकर उसे आदर्श के रूप में स्थापित कर दे। शासक वर्ग संस्कृति को अपनाकर उसे आदर्श के रूप में स्थापित कर दे, उसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का नाम देंगे। और लास्ट में आपका आता है हिंसा। और हिंसा किसी समूह के सदस्यों पर केवल इसलिए निर्देशित प्रणालीगत हिंसा है क्योंकि वे उस समूह के सदस्य हैं। हिंसा जाहिर सी बात है, जहाँ लोगों का है मिलना, वहाँ पे सिंपल सी बात है आपको वो चीज़ें हिंसा या वायलेंस शब्द शामिल होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर आप एक्सप्लोटेशंस कह सकते हो, दूसरे में आप मार्गिनेशलाइजेशन कह सकते हो, तीसरा पावरलेसनेस कह सकते हो,
चौथा कल्चर और इम्पेरियलिज्म कह सकते हो, और पांचवा वायलेंस शब्द से डिनोट कर सकते हो। ये 5 हैं आयरियस मेरियन यंग के द्वारा सुझाए गए थे उत्पीड़न के शब्द, या उत्पीड़न के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। सत्ता या रूढ़ि के बारे में भी आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हो ऐसे शब्द को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। विकल्प कौन सा गया है? बी, डी, बी, एस। ऑप्शन 2 सर। 2, विकल्प 2, यानी विकल्प आपका बी सही माना जाएगा यहाँ पर। रेंज, रेंज निम्न में से आपको परिभाषित करना है। उम्मीद करता हूं रेंज आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन सर, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने सही विकल्प दिया है मैम ऑप्शन 3 का। रेंज मतलब होता है, जैसे आप सबको पता होगा, साधारण शब्दों में हम लोग पूछते भी हैं, जानते भी हैं कि दायरा, पहुंच, है ना, रेंज, आप है ना, इसी को आप कहते हो तो दायरा या रेंज। मतलब किसी धारणा की सीमा या शक्ति या क्षमताओं या संभावनाओं की सीमा को जब आप इंगित करोगे ना, तो वो रेंज कहलाता है। अब ये सवाल रिसर्च का है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि भाई रेंज सीमाएं दर्शाओगे, लेकिन सीमाएं दर्शाओगे तो अंकों के रूप में दर्शाओगे। तो कोई अंक है या कोई क्वांटिटी या क्वालिटेटिव के आधार पे आपने आंकड़ा कलेक्ट किया है, या उसका कोई पॉइंट है, तो उसमें वितरण में लघुत्तम एवं बृहत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा और बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा, मूल्यों के बीच का अंतर निकालना रेंज कहलाता है। अगर मैं अंकों के आधार पे बात करता हूँ, लाइक मैंने कुछ अंक दिए यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आपका 4 है, ठीक है, ये अंक है। मैंने कहा कि यहाँ पे आप रेंज निकालो, तो आपने जब रेंज निकालते हो तो लघुत्तम संख्या और बृहत्तम संख्या देखोगे, लघुत्तम संख्या और बृहत्तम संख्या देखोगे। रेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो रेंज हमने लघुत्तम में देखा यहाँ पर 4 है, और बृहत्तम में हमने संख्या देखा 9 है। अब इनके बीच में अंतर निकालना है, यह अंतर का होता है माइनस में, तो यहाँ पर -5 नहीं होगा, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, अंतर निकाल रहे हो। अंतर और घटाने में बड़ा अंतर होता है। अंतर मीन्स में कोई चिन्ह नहीं लगता है यहाँ पे, इसलिए ये 5 का अंतर है यहाँ पर। इस अंक में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। ये बात आपको ध्यान रखिए, ये रेंज निकल के आया है। रेंज में कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। सही विकल्प आपका यहाँ पर जो माना जाएगा वो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 का 78 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा इस पे फोकस करना है और आपको समझना है इस सवाल को। 79 नंबर का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो कथन है, यानी वो स्टेटमेंट है जो सामुदायिक कार्यों के लिए, आप समझिए सवाल वो है जो कम्युनिटी पर आधारित है, सामुदायिक वर्क या समुदाय के फंक्शन पर आधारित है। और सवाल पूछा गया कि संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपके सामने सही होगी। बात समझ रहे हो ना? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में सवाल है, और पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन कि किसके मॉडल के आधार पे, तो वो पूछा गया है स्ट्रक्चरल परिवर्तन के या चेंजेस के बेस्ड पर। अब इस बात को समझिए, ये कहा कि स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल ऑफ कम्युनिटी वर्क। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं जमीनी स्तर पर प्रचलित स्थितियों का रूपांतरण करना, आप सोचो कि किसी वर्ग में संरचनात्मक परिवर्तन, क्या ये बात आपको बताता है कि जमीनी स्तर पर प्रचलित जो स्थितियां होंगी, जमीनी स्तर पर जो वो प्रचलित स्थितियां होंगी स्ट्रक्चरल परिवर्तन या चेंज के बारे में, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगा? यस सर। पहले मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ संरचनात्मक जो है संरचनात्मक परिवर्तन की। किसी उद्योग या बाजार के कार्य करने के तरीके में नाटकीय बदलाव से है
जो जनरली या आम तौर पर प्रमुख आर्थिक विकास का कारण बन रही हो, आर्थिक विकास का कारण बन रही हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग इसे स्ट्रक्चरल चेंज का नाम लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज जानते हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर को कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी चेंज कर सकता है स्ट्रक्चरल चेंज, और पीपल्स हैप्पीनेस को भी ये बेसिकली परिवर्तित कर सकता है। इसके अंतर्गत कई फैक्टर्स शामिल होते हैं और उन्हीं फैक्टरों को हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके बताना है। तो ज़मीनी स्तर पर जो प्रचलित स्थितियाँ होती हैं, उन प्रचलित स्थितियों में अगर मैं बात करूँ तो उसका रूपांतरण होता है। तो टू ट्रांसफॉर्म द प्रिवेंजली कंडीशंस एट द ग्राउंड लेवल, और आप ये कर सकते हो परिवर्तन। वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा को अपनाना, यानी अडॉप्ट ऑफ यस सर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। क्या ये पॉइंट आपका सही जाना चाहिए 79 का? बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों नहीं जाएगा भाई? बी भी जाएगा आपका। वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा को अपनाना संरचनात्मक मॉडल का पार्ट माना जाएगा। आप ये हैं कि अगर राजनीतिक शब्द कहीं पर आए तो मैंने ट्रिक बताया भी है आप लोगों को कि राजनीतिक प्रक्रिया जब भी कभी आता है तो वो गलत माना जाता है, बात सही है। लेकिन ये देखो, संरचनात्मक परिवर्तन के मॉडल की हम बात कर रहे हैं, तो वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेट है। यहाँ पे वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा अपनाना है, राजनीतिक थोड़ी अपनाना है। राजनीति अगर अपनाना शुरू कर दोगे तो बताइए काम करोगे कि राजनीति करोगे वहाँ पे? इसलिए राजनीतिक अल्टरनेट है ये, उसकी जगह पर आप किसी और प्रक्रिया या विचारधाराओं को आप रख सकते हो अपनी बातों को साबित करने के लिए, और ये बात सही मानी जाती है। तो ए और बी सही है आपकी। और पॉइंट नंबर थर्ड, सूक्ष्म और बृहद स्तर, मतलब अभी भी मैंने बताया आपको, सूक्ष्म मतलब होता है लघु और बृहद का मतलब होता है बड़े स्तर पर। फिर कहा गया कि वास्तविकता के बीच की जो कड़ी है उसको उसका लिंक विकसित करना है। ये भी आपका सही है सवाल सर, है, ये भी सही है। यानी ये भी सही है। फिर कहता है कि समूह के बीच समुदाय में शक्ति का पुनर्वितरण करना। अब देखो, समुदाय में समूह होता है, यस या नो? होता है यस सर, ये भी आएगा। हाँ, तो जब समूहों के बीच समुदाय में शक्तियों का वितरण करोगे, उसका मतलब अधिकार दोगे, अथॉरिटी, सत्ता दोगे, और वो जब दोगे तो वो संरचनात्मक परिवर्तन का पार्ट माना जाएगा। ये कम्युनिटी का कार्य है, ऐसा होता है, ये बात भी सही है। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम और सेवाओं का आकलन करना। अब ये सुनो, ये वाला गलत है। अभी सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। समुदाय कार्य है ये, उसके संरचनात्मक परिवर्तन के मॉडल में क्या सही है, ये प्रश्न है। संरचनात्मक परिवर्तन में सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम हुआ। अब सरकार ने कार्यक्रम चलाया, मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये उसने कार्यक्रम चलाया 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, समझिएगा। तो कहा कि संरचनात्मक परिवर्तन में हमें अब देखना है कि भाई इसमें परिवर्तन का मॉडल, तो सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम और सेवाओं का आकलन करना। अब आप सोचो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कार्यक्रम में समुदाय कार्य के लिए ये रोल क्या होगा? ये तो अगर इसमें परिवर्तन करना चाह रही है, इसका आकलन करना चाह रही है, तो देखो ये बताऊं मैं आपको, कम्युनिटी में जो कम्युनिटी वर्कर होगा वो ये चाहेगा कि लोगों के पास इस योजनाओं का लाभ मिले। ये कम्युनिटी वर्कर करेगा कम्युनिटी में कार्य। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम में सेवाओं का उसके आकलन करने का रोल उसके अंतर्गत नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये रहा इसके अंतर्गत कि ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को हस्तक्षेप कर रहा है। ये पार्ट गवर्नमेंट की कार्यक्रम की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रहा है। तो कार्यक्रम गवर्नमेंट के माध्यम से जो आ रहे हैं, जो प्रोग्राम वगैरह आ रहे हैं, वो कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए आ रहे हैं, तो उसी को लाभ देने के लिए वो ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है, वो वास्तविकता से रिलेट करके उनको डेवलप कर रहा है, ये इस योजना के माध्यम उनको बना रहा है, बता रहा है, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, ये रोल है उसका। अब ये नहीं भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसकी जगह कोई दूसरा योजनाएं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें उस कम्युनिटी में करा, तो वो कम्युनिटी का मतलब ये हुआ
कि सेवाओं का आकलन करना, कार्य के दौरान अगर आप कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों का लाभ नहीं मिला, ये कहते तो चलो एक प्रकार से कर सकता था। तो वहां पे ना ये सरकार नहीं लिखना चाहिए था, तब इसको लिखना चाहिए था कार्यकर्ता के कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का आकलन करना चाहिए, तब ये ऑप्शन सही होता है। सरकार लिख देने से ये ऑप्शन विकल्प जो है आपका गलत हो जाता है, मतलब यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सिंपल बात है कि भाई सीधा सीधा इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे सरकार लिखने का। अगर इसके आधार पे चलेंगे तो कार्यकर्ता होता तो सही होता, कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ये विकल्प आपका सही नहीं है, आपका ये गलत है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ई को हटा दीजिए, ए बी सी डी देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन ऑप्शन ए है, बिल्कुल। अब देखिए आगे एक सवाल आ रहा है आपके सामने, सामाजिक नियोजन मॉडल में सामुदायिक कार्य का संकेत बता रहा है और वो निम्न है। मतलब सिंपल सवाल है, सवाल इजी है और कह रहा है कि कम्युनिटी वर्क इन द सोशल प्लानिंग मॉडल इज इंडिकेटेड बाय। आपको बताना है कि आप बताइए कम्युनिटी वर्क में कौन कौन से सोशल प्लान के मॉडल हो सकते हैं। सर ऑप्शन है, कोई कार्यकर्ता या एजेंसी कल्याण आवश्यकताओं और वर्तमान सेवाओं का मैं आपको आकलन। बताता हूँ, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। सोशल प्लानिंग मॉडल इज अ टॉप डाउन मॉडल, ठीक है। सामाजिक नियोजन मॉडल एक प्रकार का उच्च निम्न मॉडल के नाम से जाना जाता है, टॉप डाउन मॉडल के नाम से जाना जाता है। कम्युनिटी चेंज दैट यूजेस टेक्नोलॉजी एक प्रकार से टेक्निकल स्किल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, टेक्निकल सोशल प्रॉब्लम को ये बेसिकली क्या करता है, सॉल्व करता है। कौन? सोशल प्लानिंग मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल, क्योंकि ये टॉप डाउन मॉडल है। चलिए ये बात सही है, टेक्निकल स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, ऐसे वर्ड्स बेसिकली इसके अंतर्गत आते हैं, ये बात भी सही है। और इसी मॉडल को रॉथमैन ने 3 मॉडल के अंतर्गत जब दिया तो एक मॉडल का नाम रख दिया इसने कम्युनिटी में, उसका नाम क्या रखा था? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 3 मॉडल्स दिया, जिसमें से एक मॉडल ये आपका सोशल प्लानिंग मॉडल आता है। और इस सोशल प्लानिंग मॉडल के अंतर्गत कहा गया कि कोई कार्यकर्ता एजेंसी कल्याण सेवाओं व विद्यमान सेवाओं का आकलन करने का कार्य हाथ में लेता है। और देखो, कोई कार्यकर्ता एजेंसी कल्याण आवश्यकताओं को, जैसे एजेंसी को मान लीजिए कोई वेलफेयर के आधार पर नीड है, विद्यमान सेवाओं का आकलन करने का कार्य अपने हाथ में लेता है, ये नियोजन का कार्य है। अब बताओ, पहला पॉइंट तो यहाँ पे सही है, अभी इसको सही मत करिए, 4 ऑप्शन और पढ़िए। कोई कार्यकर्ता एजेंसी सामूहिक आंदोलन पर करता, बताइए आप नियोजन करने गए हो, समस्या का समाधान करने गए हो, कि वहाँ पे आंदोलन करने गए हो? मुद्दा को बना दिया, आंदोलन कर लिया, भाई रोड जाम कर दिया है, लोगों को भड़काना काम हो गया, तो वो क्रिया बेसिकली इसके अंतर्गत आएगा नहीं। ये कार्यकर्ता का निगेटिव कार्य है, जिसको आप इसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और हटा दीजिए बी को। तीसरा देखिए, कोई कार्यकर्ता एजेंसी किसी सामाजिक विषय पर जनमत को गोलबंद करने का कार्य करना। अच्छा, जानते हो गोलबंद क्या होता है? प्लीज़ अपने अपने विचारों को भी थोड़ा बहुत समझाया करो, बताया करो। मोबिलाइजेशन पब्लिक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या उसके ओपिनियन की बात करता हूँ, या आप ऐसा करिए सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करना, यानी यहाँ पे सिंपल बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, गोलबंद करना, जनमत को गोलबंद करना। आप लोगों ने सुना होगा ऐसे शब्द, भाई है ना, परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। जनमत को गोलबंद करने की क्रिया में भ्रष्टाचार या अफसरशाही के खिलाफ जनता को करेंगे गोलबंद, है ना, इस तरीके के शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, जो कि राज्य के द्वारा खिलाफ, है ना, जहाँ बेसिकली कोई ऐसी क्रियाएं हो रही होंगी राज्य के परिप्रेक्ष्य में, या वो क्रियाएं ऐसी हैं भ्रष्टाचार या अफसरशाही हो, तो उन जगहों पर लगाया जाता है। तो वहाँ जो कार्यकर्ता कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति है या कोई अफसरशाही चीज़ें हैं, उसके खिलाफ वो गोलबंद कर सकता है, बात ठीक था। लेकिन सवाल था सामाजिक नियोजन के मॉडल में, तो सामाजिक नियोजन के मॉडल में नहीं होगा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव क्या था, कम्युनिटी वर्क था।
हाँ, अगर देखो यही नियोजन का मॉडल समाज के दृष्टिकोण से होता, समाज कार्य के दृष्टिकोण से होता, तो मैं ये बात कह सकता था कि गोल बंद करने वाले पॉइंट को आप रखते, तब यहाँ पे कूट बनता, तब आप थर्ड को लेके चलते, क्योंकि कम्युनिटी वर्क के आधार पे कार्य है ये, ना कि समाज के आधार पे कार्य है। पर्टिकुलर इसने प्राथमिक प्रणाली को लेके चल रहा है ये सवाल। तीसरी बात करता हूं, कोई कार्यकर्ता एजेंसी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए वैश्विक निधि जुटाने का कार्य कर रहा है। देख लीजिए, तख्ता पलट करने के लिए वैश्विक निधि, मतलब तख्ता पलट करने के लिए वैश्विक निधि, एक प्रकार से वैश्विक लेवल पर या वैश्विक स्तर पर फंड रेजिंग के काम कर रहा है, निधि जुटाने का काम कर रहा है, जो कि ये अनुचित कार्य होगा। और ये अगर दृष्टिकोण होता तो पॉजिटिव में होता, अगर तो समाज के दृष्टिकोण से प्रश्न बनता, तब ये सही जाता, ठीक है, तब सही होता चौथा भी। लेकिन यहाँ पे चौथा भी सही नहीं होगा। वैश्विक लेवल पे ना कह के अगर ये कम्युनिटी के स्तर पे कहता फंड रेजिंग का कार्य करने के लिए, तो मैं मान लेता कि भाई ये चलो 20% तक विकल्प को हम रख सकते थे, ठीक है। लेकिन सही ऑप्शन का अगर मैं चुनाव करूं तो विकल्प जाएगा आपका केवल और केवल ए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल हम लोग यूनिट नंबर 7 पर बात करेंगे, यूजीसी नेट के सोशल वर्क के स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे इसी क्वेश्चन को बढ़ लेंगे लीना डोमिनल्ली के बारे में। बहुत ही फेमस महिला है ना, ये बात आप सबको पता होगा, इनकी कई किताबें आई भी हैं, है ना, इनके बारे में लिखवा दूंगा सारा मैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जी सर, थैंक यू। चलिए।